गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसपी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को यूपी टेट 2021 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर का सॉल्व पेपर में देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं यूपी टेट सीडीपी 2018 के क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। देखिए, समझिए इसको। जब किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होते हैं और इसके प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, यदि आप उसको ध्यान में रखेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको परीक्षा के पैटर्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं। कोहलर का सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि कोहलर क्या सिद्ध करना चाह रहा था? देखिए, कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। सभी लोग जानते हैं कोहलर ने अधिगम के अंतर्गत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। यंत्रदृष्टि, कौन सा सिद्धांत? यंत्रदृष्टि का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यदि कोई समस्या किसी भी व्यक्ति के पास आता है, कोई समस्या किसी भी व्यक्ति के पास आता है तो वह समस्या को सबसे पहले ध्यान से देखता है, समझता है, निरीक्षण करता है। उस समस्या को हल करने के लिए समस्या को देखेगा, समझेगा, निरीक्षण करेगा, अपना ध्यान उस पर केंद्रित करेगा और समस्या के हल के लिए सभी तरह के उपाय को करेगा और उससे वो अपना हल निकालता है। तो ये कोहलर का हो गया संज्ञानात्मक संकार्य। दूसरा प्रश्न आप देखें। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? आप एक नई भाषा सीखना चाह रहे हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करेंगे? देखिए, शब्दों के निर्माण से गलत होगा। जब तक आप अक्षर नहीं समझ पाएंगे शब्द बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वाक्यों के निर्माण से जब तक आपने शब्द नहीं सीखा वाक्य कहाँ से आएगा? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अक्षर और शब्द दोनों को साथ साथ समझना पड़ेगा और वहाँ से आप एक नई भाषा सीखने का प्रयास कर सकेंगे, प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं या होता है? देखिए, समावेशी कक्षा, समावेशी मतलब जहां पर समावेशन होता है, जहां पर अलग अलग तरह के बच्चों का समावेशन होता है, अलगाव न हो करके एकीकरण होता है। क्या होता है? एकीकरण। जितने भी तरह के बच्चे हैं सभी को एक छत के नीचे ला करके एक ही क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, केवल विशिष्ट अलगाव हो गया, केवल सामान्य अलगाव हो गया, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, यहाँ पर भी अलगाव हो गया, वर्गीकरण हो गया, डिवाइड कर दिया। जबकि इसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र, सब तरह के छात्र इसमें आ गए, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित की अधिगम अक्षमता
गणित की अधिगम या क्षमता। देखिए, निरस्ता संबंधी दोष। गणित में निरस्ता की बात कहाँ से आएगी? कविता, कहानी, सरस और निरस, ये उसमें हम लोग बात करते हैं। पठन संबंधी दोष, पढ़ने संबंधी दोष गणित की अक्षमता नहीं हो जाएगा, ये भाषा संबंधी पढ़ने में आता। लेकिन गणना संबंधी दोष, जिसको हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया, जिसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। ये डिसकैलकुलिया गणना संबंधी है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर कहाँ उपयोग होता है? गणित में ही ना कैलकुलेटर उपयोग होता है गणना करने के लिए। भाषा में हिंदी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए कैलकुलेटर लगता है? नहीं लगता है। जब गणित की बात आती है तो कैलकुलेटर लगता है। तो वही डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, ऐसे समझना है। कैलकुलेटर एक गणना संबंधी दोष हुआ। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। यहाँ पर समावेशी के लिए किसकी सफलता के लिए किसकी आवश्यकता है? देखिए, समावेशीकरण में हमने क्या बताया कि अलग अलग तरह के बच्चों को एक जगह समावेशन करते हैं, एक साथ लाते हैं, एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। तो एक जगह कैसे ला पाएंगे? इसके लिए संवेदनशीलता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवेदनशीलता होना चाहिए। संवेदनशीलता जब होगा तो अलगाव को कम करेगा। एक दूसरे के प्रति जब संवेदनशील रहेंगे तो अलगाव नहीं होगा, समावेशन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर संवेदनशीलता होगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? यहाँ पर आपको संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? संवेग मतलब इमोशन। संवेग मतलब इमोशन। इमोशन कौन कौन से हो गए? सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब अनुभव करता है। ये उत्तेजनावश होता है। जो उत्तेजनावश होता है उसी को संवेग कहते हैं। यहाँ पर संवेग को उत्तेजना अवस्था भी बोला जाता है। तो ये व्यवहारात्मक होता है, दैहिक होता है और संज्ञानात्मक होता है, लेकिन संवेदी नहीं होगा। 7वां प्रश्न देखें। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? देखिए, ज्ञान के बाद सबसे पहले संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान आता है। सबसे पहले संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या आता है? ज्ञान। तो ज्ञान देखिए, इसमें दोनों में दे दिया मूल्यांकन। क्या सबसे पहले आप परीक्षा लेंगे, उसके बाद बच्चों को ज्ञान देंगे, मूल्यांकन कर लेंगे क्या? नहीं। तो ये दोनों ही आपका पहले कैंसिल हो गया। ये दोनों ही आपका कैंसिल हो गया। अब बच गया 2। अब 2 बच गया। तो 2 में से देखिए, यहाँ पर भी ज्ञान है, यहाँ पर भी ज्ञान है। अब ज्ञान के बाद है अनुप्रयोग और ज्ञान के बाद है अवबोध। देखिए, ज्ञान के बाद यवबोध होता है। ज्ञान के बाद क्या होता है? यवबोध। तो यहाँ ज्ञान के बाद अनुप्रयोग दिया हुआ है, तो ये भी कट गया। तो राइट आंसर चौथा होगा। ज्ञान के बाद अवबोध, अवबोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण और संश्लेषण के बाद में अंत में मूल्यांकन होता है। अंत में मूल्यांकन होता है। तो आगे देखते हैं।
दोस्तों, यदि आप यूपीटीटी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, वह भी बहुत कम फी में। जितना में आप यूपी टेट के सारे बुक खरीदेंगे उतना में ही आपकी संपूर्ण तैयारी विथ नोट्स आपका हो जाएगा। हम आपको लाइव क्लास देंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स देंगे, नोट्स पीडीएफ में नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रैक्टिस सेट होगा, मॉक टेस्ट होगा। यानी एक स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारा का सारा पैकेज, स्टडी पैकेज हम लोग देते हैं। सारा का सारा स्टडी पैकेज, पूरा का पूरा स्टडी पैकेज, वो भी सबसे कम बेस्ट, सबसे कम दामों में और बढ़िया। आप यदि डेमो क्लास हमारा देखना चाहते हैं, डेमो नोट्स देखना चाहते हैं, एक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, या एक डेमो टेस्ट, मॉक टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ में आप आइए, आपका स्वागत होगा और आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जो आपकी सपना है वो सपना पूरा करने में हम आपकी मदद कर पाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे यूपीटीटी लिख करके। यदि पेपर 1 पेपर 2 जिसके भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ का आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्लास सब कुछ आपको मिलेंगे। डेमो देखने में क्या दिक्कत है? कम से कम डेमो तो देखिए, डेमो देखिए क्या है नहीं है, तो आज ही व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है। या फिर हमारा जो एसबी एग्जाम ऐप है, इसको डाउनलोड करिए, वहाँ से आप देखिए एसबी एग्जाम ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, निम्न में से कौन अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पर कहता है अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, जो सूचना चाहिए वो सूचना यदि दे रहा है तो अच्छी शिक्षण होगा या नहीं? तो ये अच्छी शिक्षण की विशेषता है। सहानुभूतिपूर्ण, देखिए जो अच्छी शिक्षण है ना, उसमें सहानुभूति जुड़ा हुआ रहना चाहिए। समावेशी शिक्षण की हम लोग बात करते हैं। समावेशी शिक्षण में सहानुभूति जुड़ा हुआ रहता है, तो यह भी हुआ। जनतांत्रिक मतलब क्या हुआ? सभी को बराबर दृष्टि से देखना। तो जब आप एक अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छी तरह से शिक्षण देना चाहेंगे, तो क्या करेंगे? सभी को बराबर, आप लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे, किसी एक खास बच्चे को ज़्यादा तजब्बो नहीं देंगे, किसी बच्चे से घृणा नहीं करेंगे, तब आप कह सकते हैं अच्छी शिक्षण हो रहा है। तो ये होगा। अब बच गया स्वेच्छाचारी, तो ये ऑप्शन गलत है, ये अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है। उसके बाद 9वां प्रश्न आता है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा 1964 को दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 के द्वारा, 1964 में विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति ही तय करेगा कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने आत्मसंयम को कब लागू करे, जबकि अभिप्रेरणा का प्रयोजन सिद्धांत, ये मास्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। दोहरा कारक का सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, और विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? देखिए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, व्यवस्थापक मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यवस्था के लिए आप क्या करते हैं? जो आप शिक्षण कौशल अग्रिम रणनीति बनाते हैं, चुनौतियों को सामना करने में मदद करते हैं, ये होगा सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण। 11वां प्रश्न है, कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोग है? कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा बताएं? कौन सा उपयोगी है? कौन सा उपयोगी है? देखिए, कौशलों के हस्तांतरण, कौशलों के हस्तांतरण का तात्पर्य क्या हुआ? कौशल अंतरण एक गति है, न कि एक उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति में कौशल को अधिगम से देखा जाता है। किसी बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना उसकी क्षमता में परिवर्तन लाने से है। यानी यदि आप बच्चों में कौशलता लाना चाहते हैं तो उसका क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, उसकी क्षमता में परिवर्तन करना पड़ता है। जब अभी क्षमता मान लीजिए उसका क्षमता 10% है तो इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर के 100% करना पड़ेगा। तो अब इसको कहेंगे कौशलों के हस्तांतरण। तो यहाँ पर ये होगा कि कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, न कि एक उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? यहां पर पूछा जा रहा है शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर हम लोग सबसे पहले सरल चीजों को बताते हैं, फिर कठिन चीजों की ओर बताते हैं। यह शिक्षण का सूत्र है। यह निश्चित से निश्चित की ओर, जब गणित में हम लोग चलते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट में चलते हैं तो अनिश्चित से निश्चित की ओर हम लोग या मूर्त से मूर्त की ओर लेके जाते हैं। यह भी दृश्य से अदृश्य की ओर हो गया। निगमन से आगमन की ओर, ये गलत है। निगमन से आगमन का कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर होगा चौथा, क्योंकि यहां नहीं आपको चुनना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद योजना बनाना। सबसे पहले योजना हम लोग बनाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 6 चरण होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होगा योजना बनाना, दूसरा होगा पाठन, तीसरा होगा फीडबैक, चौथा होगा पुनर्योजना, पांचवा होगा पुनर्शिक्षण और छठा होगा पुनर्फीडबैक, फिर से फीडबैक। तो यहां पर प्रथम पद योजना बनाना होगा। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? यह बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। यह बोध स्तर के शिक्षण में क्या चीजें शामिल है? क्या चीजें शामिल है? देखिए, यह बोध स्तर के शिक्षण में अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो, इसके लिए
तो इस प्रकार के शिक्षण की छात्रों में सहभागिता बनी रहती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये चौथा होगा, अन्वेषण। अन्वेषण या बोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है। ठीक है, अन्वेषण, यहाँ पर अधिक से अधिक अवसर मिल पाते हैं बच्चों को। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, यहाँ पर दिया हुआ है कब प्रभावी विकेंद्रीकरण होगा। देखिए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यहाँ पर कूट आपका दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है। देखिए, ये तीनों सही है। जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे और प्रासंगिक संसाधन उपलब्ध होंगे, देखिए तभी विकेंद्रीकरण संभव होगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह यानी छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अभी वो छात्र पढ़ रहा था, मान लीजिए एक नाम है राजू। राजू अभी पढ़ रहा था और किसी ने राजू का आवाज दिया, राजू। अब राजू जो उत्तर अनुक्रिया प्रकट करेगा वो किसके द्वारा, देखिए यहाँ पर राजू, इसका ध्यान तो पढ़ने पर था, लेकिन इसके मस्तिष्क में ने किसने बुलाया या क्या कहा, ये किसके द्वारा पता चला, ध्वनि के द्वारा पता चला। ध्वनि के द्वारा यानी आवाज के द्वारा उसे पता चला। देख तो नहीं पाया, स्पर्श तो उसको नहीं किया, प्रत्यक्षण तो नहीं हुआ, लेकिन ध्वनि के द्वारा राजू को उसका नाम सुनाई पड़ा, इसलिए ये ध्वनि संवेदना होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक संक्रियात्मक अवधि देखिए 2 से 7 साल। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होता है। जन्म से 2 साल संवेदी गतिक अवस्था होगा, जन्म से 2 साल तक का संवेदी गति अवस्था। और यदि दोनों मैच कर रहा है तो हमको प्राक संक्रियात्मक ये 2 से 7 साल होगा। 5 से 8 साल कोई नहीं है और 4 से 8 साल कोई नहीं है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, बताएं। देखिए विशेषता नहीं है बाद की बाल्यावस्था की। काल्पनिक भय का अंत होना ये विशेषता है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति ये विशेषता है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि ये भी विशेषता है। लेकिन भविष्य की सूझबूझ, कोई भविष्य की प्लानिंग का सूझबूझ इस अवस्था में नहीं होता, तो ये विशेषता नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों का सृजनात्मकता का विकास भी होने लगता है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है या संबंध है। भाषा विकास,
भाषा विकास, चोम्स्की। क्या होगा? चोम्स्की। चोम्स्की ने भाषा विकास के लिए क्या कहा था? बच्चों में भाषा विकास की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। भाषा विकास की क्षमता कब होती है? कब से? जन्मजात। ये किसने कहा था? ये चोम्स्की ने ही कहा था। किसने? चोम्स्की ने। चोम्स्की ने कहा था। ठीक है, तो ये चोम्स्की होगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? क्या था? अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत। अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहां राइट आंसर ये होगा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था, देखिए गिरोह अवस्था गैंग एज, जिसको हम कह सकते हैं गैंग एज, गैंग एज 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण विलंब से संबंधित है। इस अवस्था में बच्चे गिरोह, यह जो अवस्था होता है ना, किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था है, किशोरावस्था की पूर्व की अवस्था है गिरोह की अवस्था। ठीक है, चलिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था कौन सी है? देखिए तृतीय अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तृतीय अवस्था है और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है जो अधिगम में योगदान नहीं देता? अधिगम में योगदान नहीं देता। प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। देखिए यदि बच्चे प्रेरित हो जाएं तो वो स्वयं अधिगम करेंगे, यदि पढ़ने में उनकी रुचि रहेगी तो स्वयं पढ़ेंगे। विषय वस्तु का स्वरूप भी प्रभावित करता है, लेकिन अधिगम की इच्छा ये अलग चीज है। ठीक है, निम्न में से
सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? देखिए, सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? देखिए, सामाजिक मूल्य प्राथमिक लक्ष्य नहीं होगा, मूल प्रवृत्ति नहीं होगा, आक्रामकता की आवश्यकता यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सामाजिक मूल्य समाज के लिए जो लाभदायक होता है उसको सामाजिक मूल्य कहेंगे। तो सहायता परक व्यवहार, सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पश्य अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध के उदाहरण है। किसके? स्वतः शोध। तो ये राइट आंसर होगा। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? यह कहा है एबिंगहास ने। किसने कहा था? एबिंगहास ने। निम्न में कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों ही शामिल है। लेकिन ये सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? किसके अनुकूलन पर बल देता है? पेवलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, पेवलाव ने, और यह व्यवहार पर बल देता है। किस पर बल देता है? व्यवहार पर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का दूसरा नाम, यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के दूसरा नाम क्या होगा? ये बीएफ स्किनर का है। ये किसने? बीएफ स्किनर का। तो इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन, इसे एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। और अंतिम प्रश्न आज का जो सीडीपी का, देखिए हम अभी बात कर रहे थे यूपीटीईटी 2018 में पूछे गए, 2018 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर की। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में पूछा गया था। तो यह होगा, निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता, अधिगम की विशेषता में आएगा अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। ये तीनों विशेषताएं हैं। पहला गलत है, ये आंसर सही होगा।
क्योंकि यहाँ आपको नहीं निकालना है। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास जरूर करके देखिए। निश्चित रूप से आपको डेमो क्लास पसंद आएंगे, हमारे क्लास पसंद आएंगे। हमारी अनुभवी टीम आपको बेहतरीन शिक्षण कार्य करेगी, बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगी। देखिए, जिनके पास समय का अभाव है, जिनके पास समय का अभाव है, जो कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जो कोर्स है ये सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। आप हमारे साथ जुड़ करके तो देखिए, हमारा जो नोट्स है उसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं। ट्रिक्स के कारण आपको क्या होगा कि कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जो कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज ही डेमो क्लास करने के लिए, डेमो नोट्स देखने के लिए आज ही दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या कॉल करें। अभी शुरुआत में हमने फ़ी बहुत कम रखा है, अभी 50% फ़ी में डिस्काउंट है। आप जितना में एक बुक खरीदेंगे उतना में आपकी क्लास हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद। सर यार टेस्ट